क्या सेक्स की बीमारियों का इलाज मुमकिन है? कि सेक्स की बीमारियों के लिए कौन सा इलाज अच्छा है? मैस्टरबेशन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? कि क्या पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है? एक टेस्टिकल, एक गोली थोड़ी सी बड़ी है और एक गोली थोड़ी सी छोटी है, तो इसका क्या करना चाहिए? कि क्या नाइटफॉल कोई बीमारी है? Hi friends, this is Dr. Imran Khan. As you know that I am a sexologist, counselor and public speaker and founder of Dr. Imran Herbal Sexology Center based on Gurgaon. आइए आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो बार बार मुझसे मेरे डिफरेंट मीडिया पोर्टल्स पे पूछे जाते हैं। कुछ सवाल हम उनके जवाबात वहीं पर एड्रेस कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा एनलाइट करना ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ के लिए और उस पर सही अमल के लिए उनका सही ज्ञान होना ज़रूरी है। आज कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने निकाले हैं, उनके मैं जवाब दूंगा। और अगर आप लोगों को ये बात पसंद आई और आपने इसको सराहा तो आइंदा इसी तरह से कुछ वीडियो की फॉर्मेट में मैं डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर करता चला जाऊँगा। मैं समझता हूँ ये भी एक खूबसूरत तरीका है ना जानने वाली बातों को जानने के लिए और बहके हुए भटके हुए लोगों को दोबारा से राह रास्त पर सही रास्ते पर लाने के लिए। मैं समझता हूँ ये बेहतर तरीका है, इससे आसानी होती है समझने में। अच्छा, इंसानी मिजाज है और उसकी फितरत है कि सवाल और जवाब से वो आसानी से बात को समझता है। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, क्या सेक्स की बीमारियों का इलाज मुमकिन है? क्या सेक्स की बीमारियों का इलाज मुमकिन है? जी हां, सेक्स की तकरीबन सारी बीमारियां आज ठीक कर ली जाती हैं। सेक्स से जुड़ी आज सारी बीमारियां तकरीबन ठीक कर ली जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जरूर हैं कि जिनको ठीक कर पाना आज भी मुमकिन नहीं है, और अक्सर ये वो बीमारियां हैं जो मां के पेट से इंसान को आती हैं। ये बहुत तरह की बीमारियां हैं, जैसे इसके अंदर क्या होता है, हाइपोगोनैडिज्म जैसी बीमारियां कि जिसमें लिंग बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 1 इंच से या 1.25 इंच से भी उसका साइज कम होता है। जो आपकी टेस्टिकल्स होती हैं वो किसी काम की नहीं होती हैं। तो इस तरह की बीमारियां आमतौर से आज भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं की जा सकती हैं। हालांकि रिसर्चेस जारी हैं, स्टडीज़ की जा रही हैं, डिफरेंट ग्रुप्स और अलग अलग स्टडीज़ इस पे चल रही हैं, काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सेक्सोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं कि इसमें कुछ और बेहतर किया जा सके। लेकिन अभी भी अगर हम कहें तो ये बीमारियां पूरी तरह से ठीक नहीं की जाती, लेकिन ये बीमारियां हैं भी बहुत रेयर। अगर इनका इलाज मुश्किल है तो ये हैं भी बहुत रेयर। तो इसलिए सेक्स की सारी बीमारियां ठीक कर ली जाती हैं, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, और ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे एड्रेस करते हैं। बार बार चूंकि मालूम किया जा रहा है, सेक्स की बीमारियों के लिए कौन सा इलाज अच्छा है, यूनानी, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक? तो इसके अंदर मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कभी भी दो पैथीज को कंपेयर मत कीजिए। पहली बात तो यह है, दो पैथीज, अलग अलग पैथीज को कंपेयर मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए कंपेयर? जैसे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक आदमी को दिल्ली से मुंबई जाना है, उसके पास 2 रास्ते हैं। वो ट्रेन से भी जा सकता है, वो एरोप्लेन से भी जा सकता है। मंजिल दोनों से मिलेगी, हां किसी से जल्दी मिलेगी, किसी से देर से मिलेगी। तो कंपेयर नहीं करेंगे आप। क्यों कंपेयर नहीं करेंगे? क्योंकि हर आदमी की वुसअत एरोप्लेन से जाने की नहीं है, हर आदमी ट्रेन से भी नहीं जा सकता। तो ये जरूरत पर डिपेंड करता है कि कौन किस लायक है, किस काबिल है, और वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे। बिल्कुल इसी तरह से एलोपैथिक और आयुर्वेदिक यूनानी को कंपेयर नहीं करना है, इनके बीच हमें चुनना है। आमतौर से एलोपैथिक दवाइयों के रिजल्ट आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयों के मुकाबले जल्दी आते हैं, लेकिन तजुर्बा यह कहता है कि इनके जल्दी आने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी आते हैं कि जो लॉन्ग रन में आपको परेशान कर सकते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन रिजल्ट भी कभी कभी कुछ स्लो हुआ करते हैं। तो पता यह लगा कि आपका क्वालिफाइड सेक्सोलॉजी डिसाइड करता है कि आपको क्या दिया जा सकता है। आज हम वहां आ गए हैं कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि मेजर पार्ट यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज किया जाता है, और कभी कभी छोटी हेल्प के लिए कुछ एलोपैथिक दवाइयों से मदद ले ली जाती है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि पेशेंट को रिजल्ट भी फास्टर होते हैं बिना साइड इफेक्ट्स के। तो ये डिसाइड करता है आपका क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट। तो इन दोनों के बीच कौन अच्छा और कौन बुरे वाली बात नहीं है, किसकी जरूरत क्या है ये है। इसे समझिए, किसकी जरूरत क्या है, अच्छा और बुरा नहीं है, ऊंचा और नीचा नहीं है, जरूरत क्या है, इसको समझना होता है। इसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर समझते हैं। हालांकि इसके अंदर एक क्वेश्चन और खड़ा हो सकता है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अपना आपको क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं, यूनानी आयुर्वेदिक भी अपना आपको क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा है, लेकिन एक बात इसमें यह जानने वाली बात जो मैंने बताया कि एलोपैथिक दवाइयों के जैसे हमारे रिजल्ट थोड़े से फास्टर होते हैं, लेकिन उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रन में तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं। डिपेंडेंसी भी मुमकिन है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयों में यह मुमकिन नहीं है, साइड इफेक्ट्स आमतौर से नहीं आते हैं, लॉन्ग रन में भी कोई इंपैक्ट ऐसा नहीं होता है।
दूसरा एक फायदा और होता है यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयों में कि इसको लंबे समय तक, एक्सटेंडेड पीरियड तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और फायदा इनके अंदर यह भी होता है कि इसे, इन दवाइयों को एज ए सप्लीमेंट भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम अच्छा प्रोटीन लेते हैं अपनी मसल्स को ठीक रखने के लिए, जिंदगी भर लेते हैं। हम कभी कभी अच्छे विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, हमेशा लेते हैं अपनी सेहत को फिट रखने के लिए। तो यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयों को सप्लीमेंट की शक्ल में भी लिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है। तो ऊंच नीच, ये अच्छा और बुरा नहीं है, जरूरत पर डिपेंड करता है। आपका अगला सवाल है मैस्टरबेशन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इसे मैं दो कैटेगरी में तोड़ूंगा। एक मैस्टरबेशन के वो साइड इफेक्ट जो मेरी नजर में जेन्युइन है कि होते हैं, और एक वो है जो सिर्फ बकवास, झूठ और एक बिल्कुल गलत फहमी लोगों में फैला दी गई है। पहले मैं बताता हूं कि मैस्टरबेशन से कौन से नुकसान होते हैं। मैस्टरबेशन से दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान है ये कि आपका पेनिस और आपका वो सारा स्ट्रक्चर आपके हाथ का एडिक्ट हो जाता है। यानी कि आपको असल मजा मैस्टरबेशन में आने लगता है और वेजाइना आपके लिए उतनी मजेदार नहीं रहती है। तो कभी कभी इस मजेदार ना होने की वजह से, यूज टू ना होने की वजह से शीघ्र पतन के भी शिकार होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के भी शिकार होते हैं। मैस्टरबेशन का दूसरा नुकसान होता है मेंटल डिसऑर्डर। क्या कि आप चूंकि जानते हैं, आमतौर से इसमें गिल्ट रहती है इंसान के अंदर, क्योंकि उसे ये मालूम है कि मैं एक अननेचुरल एक्ट कर रहा हूं, तो एक गिल्ट उसके अंदर हमेशा बनी रहती है कि ये काम गलत है। इसका असर उसके ब्रेन पे पड़ता है और वो कहीं ना कहीं इसको लेकर नेगेटिव होता है, गिल्ट में होता है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की कमी, डिप्रेशन का होना, एंजाइटी का होना, ये शुरू होता है। ये दो इसके नुकसान होते हैं। कौन से नुकसान इससे नहीं होते वो समझ लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। बार बार ये लोग सवाल करते हैं। इससे अंधापन नहीं होता, इससे बाल नहीं झड़ते, इससे इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा होने में कोई नुकसान नहीं होता है, इससे कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द नहीं होता है, इससे आपकी मांसपेशियां और हड्डियां खराब नहीं होती हैं। इस तरह की ये सारी बातें मिथ हैं, गलतफहमी है और एक झूठ और बकवास फैला दिया गया है। इससे बचना है। अगला आपका सवाल है कि क्या पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है। इस पे मैंने बहुत वीडियोस किए हैं, हालांकि वीडियो तो हर टॉपिक पे है। अगर मेरी वीडियोस को आप ध्यान से सुने तो शायद इन सारे सवालों के जवाब भी मिल जाए, लेकिन ये एड्रेस करते हैं क्या पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है। तो अगर एक लाइन में जवाब दूं तो दवाइयों से नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी लगाने वाली दवा से, किसी खाने वाली दवा से लिंग का साइज नहीं बढ़ाया जा सकता, एक्सेप्ट वो केसेस के जो हाइपोगोनाडिज्म के हार्मोन डेफिशिएंसी के केसेस होते हैं। उनमें कुछ केसेस में अगर इलाज को बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया जाए तो पेनिस का कुछ साइज उन दवाइयों से इंक्रीज हो सकता है। लेकिन एक नॉर्मल लड़का जो प्यूबर्टी की एज तक आ चुका है, उसका पेनिस अगर बहुत छोटा है तो दवाइयों से नहीं बढ़ाया जा सकता। सर्जिकल इंटरवेंशंस कुछ इस तरह के प्रोसीजर हैं जिनसे यह काम किया जा सकता है, लेकिन उनके कुछ भयानक साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये ध्यान में रखे चलिए, पेनिस का साइज दवाइयों से नहीं बढ़ाया जा सकता आमतौर से। आपका अगला सवाल है कि हम अक्सर देखते हैं, सवाल यह है कि मेरा एक टेस्टिकल, एक गोली थोड़ी सी बड़ी है और एक गोली थोड़ी सी छोटी है, तो इसका क्या करना चाहिए, ये क्या बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं है। कुदरती तौर पे कुछ लोगों के साथ एक टेस्टिकल का बड़ा होना और एक का छोटा होना नॉर्मल है। लेकिन अगर एक टेस्टिकल बहुत बड़ा हो रहा है और एक बहुत छोटा है, मसलन तकरीबन 3 गुना या 4 गुने का फर्क पड़ रहा है, तो आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि अब जरूरी है ये देखा जाए कि कोई एक टेस्टिकल ऐसा हो जिसमें हाइड्रोसील हो रहा हो या ऑर्काइटिस हो रहा हो और दूसरा एट्रोफाई हो रहा हो, श्रिंक हो रहा हो, कुछ हार्मोन की कमी से, इन्फेक्शन की गड़बड़ी से या किसी और बीमारी की वजह से, इंजरी से, चोट से या हार्मोनल इंबैलेंसेस से कुछ गड़बड़ हो रही हो। लेकिन अगर मामूली सा फर्क है तो इस पे ध्यान नहीं देना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह से इसमें ऐड कर लेता हूं साथ ही में कि कुछ लोग कहते हैं मेरी एक गोली थोड़ी नीचे रहती है, एक थोड़ी ऊपर रहती है, ये भी नॉर्मल है। इससे भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये आपकी बॉडी के अंदर जो टेस्टिकल्स को पकड़ने वाली जो रस्सियां बांधी हैं कुदरत ने, वो जो मसल्स हैं, ये उन मसल्स की वजह से होता है। वो मसल्स टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, तो कभी थोड़ा सा नीचे और कभी थोड़ा सा ऊपर। तो इससे बिल्कुल नहीं परेशान होना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इसी के अंदर एक सवाल है कि किसी आदमी की किसी मिसहैप की वजह से मान लीजिए एक गोली खराब हो गई, एक टेस्टिकल खराब हो गया, एक ही है, यह कुदरती तौर पर बाई बर्थ उसके एक टेस्टिकल है, तो क्या ऐसा आदमी बाप बन सकता है? जी हां, बिल्कुल बन सकता है, कोई परेशानी नहीं होती। अगरचे ये वाली जो टेस्टिकल मौजूद है ये अपना काम सही कर रही है। तो इसको जानने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले अपना सीमेन एनालिसिस कराना है, एक सीमेन टेस्ट कराना है। उसके अंदर अगर आपका स्पर्म काउंट और स्पर्म हेल्थ सही मिल रही है तो आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं। यू नीडंट हैव टू गो थ्रू एनी काइंड ऑफ बिग टेंशन। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है और एंजॉय करना है लाइफ को। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि चूंकि अब टेस्टिकल एक है
तो आपको अपने स्क्रॉटल का, अपने टेस्टिकल का ख्याल ज़्यादा रखना होगा। मैं इस पर एक वीडियो कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि टेस्टिकल्स का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि अब एक ही है तो इसका ख्याल ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर फिर भी कोई कंसर्न है तो डॉक्टर से मिलिए, वो इसको और एक्सप्लोर करके आपको सही सही पिक्चर सामने रख देंगे। अब सवाल की तरफ दोबारा आते हैं। एक सवाल और है आपका कि ये जो चिपचिपा पानी आता है, इस चिपचिपे पानी ने आपको, अगर मैं सच बताऊं तो यकीन जानिए, इस चिपचिपे पानी ने जितना लड़कों का दिमाग खराब किया है शायद सेक्स की किसी दूसरी बीमारी ने किया। इस चिपचिपे पानी को क्वैक्स ने, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ने, ना जानने वाले लोगों ने इस कदर हाईलाइट किया है कि इस चिपचिपे पानी का हवा और भूत बन चुका है दिमागों में। रोजाना मैं 20 पेशेंट देखता हूं जो एक ही बात मुझसे आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे लिंग से चिपचिपा पानी आता है, जब मैं कोई सेक्स की बात करता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं तो मुझे चिपचिपा पानी आता है। मैं अपनी बीवी से भी बात करता हूं तो पानी आता है, मैं गर्लफ्रेंड से बात करता हूं तो पानी आता है। जनाब मैं इस पर एक वीडियो कर चुका हूं, उसको ज़रूर प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर सुनना, लेकिन मैं यहां बता देता हूं, ये चिपचिपा पानी जब सेक्स की किसी बात पे, किसी सोच पे, किसी तस्वीर को देख के, कोई पॉर्न का टुकड़ा देख के सेक्स का ख्याल, या किसी लड़की के साथ बैठ के, चाहे आप नॉर्मल बात करें लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका दिमाग काम करता है कि मैं एक लड़की के साथ बैठा हूं तो ये चिपचिपा पानी आ सकता है। ये बीमारी नहीं है। हाँ, अगर ये चिपचिपा पानी आपको बिना इन किसी भी चीज के, आप घर में बैठे हैं, मसलन आप अपनी किताब खोल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और चिपचिपा पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें प्रोस्टेट से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सेमिनल वेसिकल से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर को मिले। लेकिन फर्क कर लीजिए, अगर जरा सा भी स्टिमुलस कोई सेक्स का है या सेक्स की बात का है, लड़की का है, तो फिर यह चिपचिपा पानी प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल मैं एड्रेस करना चाहूंगा, हालांकि इस पर भी बहुत डिटेल वीडियो में कर चुका हूं, कि क्या नाइटफॉल कोई बीमारी है? प्रीकम के बाद अगर सबसे ज्यादा दूसरी कोई चीज जो लड़कों को परेशान करती है दिमाग में, कुंवारे लड़कों को, तो ये नाइटफॉल है। जनाब नाइटफॉल कुदरत का दिया हुआ आपको तोहफा है, बीमारी नहीं है। आप सेहत को बीमारी बना रहे हैं, सेहत को बीमारी बना रहे हैं। नाइटफॉल आपके एक्सेस सीमेन जो बॉडी के अंदर बनता है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे आपके ब्लडर के अंदर जब, या बॉडी के अंदर पानी ज्यादा होता है तो पेशाब ज्यादा आता है, बॉडी उसको साफ कर रही होती है। आपके पेट के अंदर जब स्टूल और पॉटी भर जाती है तो सुबह या शाम, जिसका जो भी टाइम है, आप उसको खारिज करते हैं, निकाल देते हैं बाहर। कभी किसी से सुना है कि मेरी पॉटी बंद कर दीजिए डॉक्टर साहब, मेरा यूरिन लाना बंद कर दीजिए, ये बार बार क्यों आ रहा है, मैं पानी पीता हूं क्यों आता, मैं तो बीमार हो गया हूं? नहीं, कभी नहीं कहेंगे आप किसी से जाके, पर नाइटफॉल के लिए कहेंगे। वजह कि आपके जहन में कहीं यह है कि नाइटफॉल बीमारी है, मेरा वीर्य बाहर निकल रहा है तो मैं खराब और कमजोर हो जाऊंगा। हरगिज नहीं। हाँ, अगर ये नाइटफॉल आपका दिन में 2-2 बार हो रहा है, तो जैसे बार बार किसी को पेशाब आता है तो हम पेशाब बंद नहीं करते, बार बार आना कम कर देते हैं। किसी को इन्फेक्शन से दस्त आने शुरू हो जाएं और वो बहुत ज्यादा स्टूल पास कर रहा है, बार बार उसको दस्त आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे उसकी पॉटी परमानेंट बंद कर दीजिए, उसको कम कर दीजिए, इन्फेक्शन को खत्म कर दीजिए। नाइटफॉल भी अगर एक दिन में 2 बार या हफ्ते में 4, 5, 6, 7, 8 बार हो रहा है तो फिर इसको हम कम कर सकते हैं, बंद तब भी नहीं कर सकते। तो ये बीमारी नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आइंदा भी कभी इसी तरह से अगर आपने इसको सराहा, वीडियो को पसंद किया और कमेंट्स में लिखा कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है, तो इसी तरह मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करता चला जाऊंगा जिससे बात और क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।